लाल किताब अक्सर है क्या? ये बहुत ज़्यादा सटीक है और बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट में ये बड़ी चीज़ों को बयान करने वाली है। अगर आपका कोई ग्रह खराब है तो उससे रिलेटेड अगर कोई रंग पहनते हो तो वो ग्रह अच्छा हो जाता है। खराब ग्रह की चीज़ आप धारण कर लोगे, पहनोगे तो दुश्मन के हाथ में तलवार दे रहे हो। आज के जमाने में इतने ज्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं। शादी होने से पहले कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और कुंडली में सिर्फ गुणों को देखना ज़रूरी नहीं है। कुंडली के अंदर अगर सिर्फ गुण ही काम करेंगे तो ग्रह कहाँ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनके घर में बच्चे नहीं हैं। संतान के मामले में सबसे ज़रूरी है बृहस्पति को देखना। लाल किताब इस विषय में क्या कहती है कि जो लोग अल्कोहलिक है, जो लोग मांस अंडा खाते हैं, तो उनका जीवन कैसे होगा, मतलब वो उनके लिए नुकसानदेह है? शराब की बात, ये कई लोग कहते हैं जी ये मेडिसिन ही है। हाँ। हम तो लेते हैं थोड़ी सी। हाँ। अगर मेरे को एक बात बताइए, ये मेडिसिन है तो केमिस्ट की शॉप पे क्यों नहीं मिल रही। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है हेलो जिंदगी। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे लाल किताब के बारे में। लाल किताब के विषय में सबने सुना होगा, हर कोई लाल किताब के बारे में थोड़ा बहुत जानता भी है और किसी न किसी ने लाल किताब के कोई ना कोई उपाय करे भी होंगे। लेकिन सबसे पहला जो सवाल दिमाग में उठता है, जो लोग इसके विषय में नहीं जानते, कि लाल किताब अक्सर है क्या। लाल किताब क्या उस कोई बुक है जिसका जो हम बोलते हैं कि जो उसकी बाइंडिंग है वो रेड कलर की है, या फिर उसमें लिखे गए जो अंक हैं या लिखे गए जो अक्षर हैं क्या वो लाल रंग के होते हैं। क्या रहस्य है लाल किताब का, और लाल किताब किसने बनाई, कौन से इसमें उपाय हैं, क्या इसके उपाय लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं, क्या इनमें इतनी ताकत है, क्या अगर लोग इनके उपाय करते हैं तो उनके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं तो उन परेशानियों से बचा जा सकता है। इन सभी बातों के ऊपर आज चर्चा करने के लिए हमने अपने इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया है MS वस्टी को, जो कि लाल किताब के एक्सपर्ट हैं। तो चलिए उनसे ही जानते हैं लाल किताब के विषय में। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहित जी, सबसे पहला सवाल, जैसे कि आप लाल किताब एक्सपर्ट हैं, तो बेसिकली ज्योतिष विद्या जो होती है हम मानते हैं, अंक ज्योतिष भी होती है, लाल किताब भी हमने सुना है, लेकिन सबसे पहला जो दिमाग में मेरे सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है, लाल किताब अक्सर है क्या? लाल किताब एक ज्योतिष से जुड़ी ही किताब है। अच्छा। ये कुछ अलग नहीं है। इसमें भी हम ग्रहों की गणना ही करते हैं, जो दूसरे ज्योतिष विद्याओं में देखा जाता है, सूर्य चंद्र मंगल की बात करते हैं, इसमें भी वही है। अच्छा। इसके अंदर एक चीज़ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा सटीक है और बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट में ये बड़ी चीज़ों को बयान करने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके उपाय भी बड़े आसान है। पक्षियों की सेवा की जाए, गाय की सेवा की जाए, इसके अंदर हम कहते हैं जीव जंतुओं की सेवा करें। तो लाल किताब एक ज्योतिष की किताब ही है। हालांकि इसको किताब क्या, मैं तो कहूँगा कि ये एक पूरा ग्रंथ है, क्योंकि सारा ज्योतिष इसमें समाया हुआ है और इसके उपाय बड़े कारगर हैं। तो जैसे मोहित जी अभी आप बता रहे हो कि लाल किताब भी एक ज्योतिष विद्या की तरह ही एक किताब मानी जाती है जी। तो मेरे जहन में एक सवाल ये भी आ रहा है कि जो लोग ज्योतिष विद्या को मानते हैं, या कई लोग ज्योतिषाचार्य के पास जाकर अपनी कुंडली दिखाते हैं, उन्हीं के दिए हुए उपायों के थ्रू वो अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, जैसे कि आज उन्होंने ये कलर पहनना है, आज उन्होंने ये करना है, तो क्या ऐसे लोग भी ज्योतिषाचार्य और लाल किताब विशेषज्ञ इन दोनों के दिए हुए उपायों को कर सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ एक चीज के पास ही, मतलब एक के उपाय करने हैं? नहीं, देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं। अब जैसे जिसका जो ग्रह खराब है वो उस ग्रह से जुड़े हुए रंग पहने तो उसको नुकसान होगा। अब ये दूसरा ज्योतिष भी कहता है तो लाल किताब भी कहती है। मान लीजिए आपका मंगल खराब है, आप लाल रंग, कुदरती भी होगा कि आपको अच्छा लगेगा, लाल रंग अच्छा लगेगा, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके घर में लाल रंग की चीज़ें पाई जाएंगी। क्योंकि जब कोई ग्रह खराब है उसकी पहली कोशिश होती है कि वो आपको अपने दायरे में लेके आए। अच्छा। तो आप उसके रंग की तरफ की बात ही कर रहे हैं, तो अगर आप लाल कपड़े पहनेंगे तो हमारी ये बॉडी के आसपास एक ऑरा मंडल रहता है, सभी ग्रहों की एनर्जी इसमें आती जाती है। जब जो ग्रह खराब है आप उसका रंग पहनोगे तो उस ऑरा के अंदर वो एक्टिव हो जाएगा। और ये बात मेरे लिए बड़ी नई मुझे लग रहा है, मुझे सुनने में आई है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ थी कि अगर आपका कोई ग्रह खराब है तो उससे रिलेटेड अगर कोई रंग पहनते हो तो वो ग्रह अच्छा हो जाता है। अरे नहीं, ये तो देखो, आप जो रंग पहनोगे, जो चीज धारण करोगे, वो ग्रह को कहीं ना कहीं बलवान करेगा, उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा। खराब ग्रह की चीज आप धारण कर लोगे, पहनोगे तो दुश्मन के हाथ में तलवार दे रहे हो,
वो तो और ज़्यादा नुकसान करेगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। बाकी लाल किताब बहुत सटीक है, इसमें वर्षफल थ्योरी है, हर साल वर्षफल बनता है, हर एक को बनाना चाहिए। अच्छा। कि जन्मदिन से ये कुंडली बनती है, जन्म कुंडली में से हर जन्मदिन पर बनती है, उसमें ये हमारा साल कैसा रहेगा ये सब कुछ बताती है। अच्छा। और दुनिया इसका बहुत लाभ भी ले रही है। तो आपके कहने का मतलब है कि लाल किताब जो है वो भी एक तरह ज्योतिष विद्या की तरह एक अलग ग्रंथ है, और इसमें भी आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं या फिर जो ग्रह आपको खराब कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, उन सब चीजों का पता हमें लाल किताब के थ्रू लग जाता है। बहुत सटीक तरीके से पता लग जाता अच्छा, है। अच्छा। और इसके उपाय बहुत सटीक हैं और इसके उपाय बहुत जल्दी वर्क करते हैं, जिससे हमें जरूर फायदा मिलता है। अच्छा, एक और चीज लाल किताब के विषय में, जैसे कि मैंने सुना है, तो लाल किताब क्या, जैसे आपने अभी बताया कि कोई एक ग्रंथ है और एक बुक है जिसको आप सीखते हो कि कैसे इनको लोगों तक पहुंचाना है, तो क्या लाल किताब हर कोई अपने घर में लाके उसमें जो दिए गए उपाय हैं उनको देख के कर सकता है, या फिर स्पेशली किसी एक्सपर्ट के पास ही जाना जरूरी है? नहीं, ये देखिए, बिल्कुल लाल किताब पहली चीज तो ये कि वो अलग अलग पार्ट में लिखी गई है। अच्छा। उन सभी पार्ट्स को मिला के मैं मान रहा हूँ कि वो कंप्लीट ग्रंथ बन रहा है। कितने पार्ट्स वैसे में उसके है? कुछ अलग अलग हिस्से हैं, पर यहाँ ये चीज जरूरी बहुत है कि अगर आप अपने घर में लाके रख लेते हैं, अपने बिहाफ पे पढ़ना शुरू कर देते हैं, उपाय करने लग जाते हैं, तो नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अधूरा ज्ञान ज़्यादा नुकसान करता है। हमेशा हर एक के लिए हर उपाय नहीं बना। अब एक ही घर में बैठा हुआ ग्रह हर एक के लिए एक जैसा फल नहीं देगा। आप किसी का सूर्य नीच है, 10 लोग इकट्ठे कर लो, क्या 10 के पिता का सुख एक जैसा रहा? 10 के पिता एक जैसा कमा रहे हैं? ऐसा नहीं होता। और देने वाला अगर अधूरा ज्ञान है तो उपाय सबको एक ही देगा। हाँ। तो इसके लिए एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। और आजकल ये मौजी बहुत चल रहा है, लोग बिना जाने बिना सोचे जो चीज उनको इंटरनेट या टीवी के थ्रू पता चल रही है वो हर कोई उसको अडॉप्ट करता है और हर वो उपाय करने लग जाता है। बिल्कुल, देखिए इसके अंदर जानकारी ऐसे होगी। सबसे बड़ी बात जो लाल किताब की है, आप इसको जितना पढ़ते जाओगे ये खुद ब खुद अपना भेद बताती जाएगी। अच्छा। पंडित पंडित रूपचंद जोशी जी माननीय, जिन्होंने ये लाल किताब लिखी, ट्रांसलेट करी जिन्होंने, अच्छा, उनको एक गैबी ताकत लिखाती थी। वो कोई ना कोई ताकत थी जो उनको लिखाती थी, और जैसे जैसे आज भी वो ताकत उसके पीछे काम कर रही है। आप उसको पढ़ो, एक बार पढ़ोगे कुछ समझ आएगा, 10 बार पढ़ोगे कुछ ज्यादा समझ आएगा, 50 बार पढ़ोगे बहुत ज्यादा समझ आएगा। ये अपना भेद खुद ब खुद समझाती है। तो जाने जाने में अधूरे ज्ञान से संबंधित उपाय करना गलत है। आप इसको जितना पढ़ के इसकी जानकारी लेके उपाय करेंगे या किसी एक्सपर्ट से लेके करेंगे तो फायदा निश्चित है। अच्छा, चलो हम उपायों की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लाल किताब के उपाय जानना भी चाहते होंगे, तो लाल किताब में कोई ऐसे कॉमन उपाय भी हैं जो हर कोई कर सकता है? जैसे कि अभी हमने बात की कि हर उपाय हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन उपाय भी होते हैं, जैसे कि हम नज़र उतारने के लिए तकरीबन घरों में जो है, हमारे हिंदुस्तान के घरों में जो है, वो माएँ जो क्या करती है, वो नमक वार के बच्चों के ऊपर से वो पानी में बहा देती हैं या नल के नीचे चला दिया। तो ये एक तरह का कॉमन उपाय है सबके लिए। तो लाल किताब में कोई ऐसे उपाय, जैसे आज की अभी मैं बात करूं, अप्रैल के बाद जो नया सेशन शुरू है, कई बच्चे नई क्लासेस में जा रहे हैं, नया करियर चूज कर रहे हैं, कईयों ने अपना करियर खत्म करके नई नौकरी जो है वो मतलब पढ़ाई खत्म करके नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चे। तो ऐसे जो बच्चे पढ़ाई में हैं, जो अपना ध्यान पूर्णतः पढ़ाई में केंद्रित करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए लाल किताब में कोई ऐसा उपाय है जो उनको और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान जो है वो लगा सके? जी बिल्कुल। पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि हर इंसान की किस्मत अलग है। अगर हम हर बंदा अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली चले तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ कुछ उपाय हैं। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी रहे, बच्चों का फोकस अच्छा बने, पढ़ाई में रुकावट ना आए, बृहस्पति को अच्छा करना ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। गुरु ग्रह को जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, यदि उनमें से किसी का बुध दूसरे घर में नहीं है, बुध दूसरे घर में हो तो परहेज हो जाता है। उसके अलावा ये उपाय कोई भी करे। अच्छा। रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाए। अच्छा। हो सके तो केसर का तिलक सर के पीछे जहां पंडित जी चोटी रखते हैं इस जगह पर केसर का तिलक लगाएं तो बृहस्पति बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने लग जाता है। दूसरी चीज, चंद्रमा का कंट्रोल मन पे होता है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो मन अच्छा रहेगा, मन लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, किसी भी धार्मिक स्थान का जल जिसे
पवित्र माना गया है, जिससे कोई धार्मिक आस्था जुड़ी है, चाहे वो गंगा जल है, किसी सरोवर का जल है, जो भी धार्मिक टच जिसमें आ गया वो बृहस्पति। और पानी की बात करें तो चंद्रमा। यदि घर में हम हमेशा कोई ऐसा जल रखें, पवित्र जल जो किसी धार्मिक स्थान का हो, उसको कभी कभी गुरुवार के दिन, सोमवार के दिन बच्चे को नहाने वाले पानी में डाल दे, बच्चा उससे नहाए, तो चंद्र बृहस्पति की बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे बच्चे का ज्ञान भी बढ़ेगा, बच्चे की एकाग्रता भी अच्छी होगी, उसका मन भी स्ट्रांग होगा, यानी कि वो डबल माइंडेड कभी नहीं होगा। इसके अलावा कभी कभी दुर्गा मंदिर में जाके, क्योंकि पढ़ाई का विषय है तो दिमाग भी बीच में आ गया, दिमाग का काम सबसे मेन है, दुर्गा मंदिर में जाके दुर्गा माता जी को हरे फल चढ़ाना या कन्या पूजन करते रहें ऐसे लोग, तो जीवन में अवश्य लाभ मिलेगा। अच्छा, तो ये उपाय कोई भी कर सकते हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं? जरूर जरूर जी। लाल किताब के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी आपने भी बोला कि लाल किताब के जो उपाय हैं वो बहुत सरल हैं। अब गर्मियों के दिन चल रहे हैं, हर तरफ जहाँ भी आप कोई टीवी, इंटरनेट, जो भी आप जहाँ पे भी आप अपनी इंफॉर्मेशन मतलब जहाँ देखते हो, हर जगह आजकल यही न्यूज़ स्प्रेड हो रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जो पक्षी हैं खास कर उनके लिए हम अपने घरों की बैल्कनी या आपका जो आउटर एरिया घर का, उसमें पानी ज़रूर रखें पक्षियों के लिए। तो ये देखो, एक तो मेरे हिसाब से एक तो ये पुण्य का काम हो गया कि आप पक्षियों के लिए पानी रख रहे हो, उनको पिलाने के लिए। लेकिन लाल किताब इस विषय में क्या बोलती है कि अगर आप पक्षियों को पानी पिलाने के लिए कोई कटोरा या जो भी जिसमें भी आप पानी रखते हो, और उसमें कबूतर, कौवे, चिड़िया जो भी आ रहे हैं पक्षी, वो पानी पीते हैं, तो इसमें उनको क्या फ़ायदा और क्या ये सबको करना चाहिए? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यह है कि लाल किताब नेचर से ही जुड़ी हुई है। वो भी वही कहती है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि दूसरों की सेवा करो, जीव जंतुओं की सेवा करो। लेकिन ज्योतिष से इस बात को जोड़े तो इसका मतलब यह है कि आप जिसकी सेवा कर रहे हो उससे जुड़ा हुआ ग्रह आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। आप एक बात को समझो, हम अपने जीवन में लाखों, शायद करोड़ों चीज़ों से जुड़े हुए हैं। हमारे घर के अंदर पड़ा हुआ सामान हो, रिश्ते नाते हों, हमारे शरीर के ऑर्गन हो, जो कुछ भी है, हम लाखों करोड़ों चीज़ों से पूरे जीवन में जुड़े हैं। तो ग्रह कितने हैं? 9। यानी कि एक एक ग्रह के हिस्से में लाखों लाखों चीजें आ जाएंगी। और यदि आपका एक ग्रह बिगड़ा तो आपकी वो लाखों चीजें आपके ऑपोजिट चली गई। हाँ, बिल्कुल। इसलिए यदि आपका एक ग्रह अच्छा हुआ तो उससे जुड़ी चीजें आपके लिए फायदेमंद हो जाएंगी। तो अगर आप पक्षियों की सेवा कर रहे हो तो बुध अच्छा होगा, जिस जीव जंतु की सेवा कर रहे हो उससे जुड़ा ग्रह अच्छा होगा। इवन की लाल किताब में तो ये भी कहा है कि अपने हर रिश्ते को संभाल के रखो। ग्रहों में जैसे मैंने अभी बताया कि लाखों चीजें हमसे एक ग्रह के जरिए जुड़ी हैं, लेकिन ग्रह कहता है सब चीजें बाद में, लेकिन सबसे पहले मेरे से जुड़ा हुआ रिश्ता संभाल। अगर कोई इंसान चंद्रमा से संबंधित हजारों उपाय कर ले, दान पुण्य कर ले और अपनी माँ से रिश्ता बिगाड़ ले तो चंद्रमा खराब ही माना जाएगा, क्योंकि चंद्र को सबसे नजदीक माँ है, सबसे करीब माँ है। अगर कोई सूर्य से संबंधित हजारों उपाय कर ले कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर उसने पिता से संबंध बिगाड़े हुए हैं। इसलिए अगर आपका ग्रह खराब है, आप उससे जुड़ा रिश्ता संभाल लो, उससे जुड़े जीव जंतुओं की सेवा करो तो वो ग्रह पॉजिटिव होगा। ये बड़ी आसान थ्योरी, जिसकी सेवा करोगे उससे जुड़ा ग्रह अच्छा होता चला जाएगा। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई पक्षियों के लिए पानी रख रहा है तो वो अपना बुध ग्रह अच्छा कर रहा है। हाँ, जिसकी सेवा करोगे उसका फल मिलेगा। तो लेकिन हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। लेकिन लाल किताब में एक चीज थोड़ी सी ये आ जाती है कि चंद्रमा छठे घर में हो तो कहा जाता है कि पानी की सेवा जितनी करें उतना नुकसान भी है। इसलिए थोड़ा सा कुंडली को देखकर चलना जरूरी है। बिल्कुल भी आंखें बंद करके हमें दान नहीं करना। अब अगर आप निरंतर जीवों को या दूसरों को वही चीज देनी शुरू कर दोगे जो ग्रह ही आपका अच्छा है, अच्छा है, मान लो आप अपने अच्छे ग्रह की चीजें बांटनी शुरू कर दोगे तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप जिस चीज का दान करोगे उसकी एनर्जी कमजोर हो जाएगी, चली जाएगी। अच्छा, इसलिए थोड़ा ये समझ कर जरूर करें कि हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है ना। दान करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख के करना वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो ये लाल किताब बोलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब दान भी ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि ये चीज मेरे घर में एक्स्ट्रा है या मेरा मन है मैं ये दे दूं, ये भी आपको सोच के। इवन गिफ्ट भी उसी श्रेणी में आ जाता है। आज का जमाना है, परफ्यूम हर एक को पसंद है। हाँ, कपड़े हर एक को पसंद है। हम कपड़े ले जाओ, परफ्यूम दे दो, ये कर दो। हाँ। जिसका शुक्र अच्छा होगा वो कपड़े और वो नहीं दे सकता, वो परफ्यूम देगा तो शुक्र कमजोर होगा। ज्योतिष विद्या में मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि सेम ही है। नहीं, देखो ऐसा है ना, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि हर चीज हर ग्रह से जुड़ी है। इसीलिए कुंडली बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको
पास रखना है, किसको दूर रखना है, इससे एक बैलेंस बन जाता है। जिंदगी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना। आप एक बैलेंस बनाओ हर चीज का। आंखें बंद करके तो हम गाड़ी चलाते हैं कभी, क्या नहीं चलाते। गाड़ी चलाते वक्त तो हम आंखें भी खोल लेते हैं, साइड मिरर भी खोल लेते हैं कि कोई गलती ना हो जाए। ये जीवन को चलाने वाली चीज जो है उस पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो चोट लगने का डर रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए ये जरूरी है जी। एक और, लाल किताब क्या कहती है? आज के ज़माने में इतने ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा गृह कलेश हो रहे हैं, 2-2, 3-3 महीने की शादियां टूट रही हैं, लव मैरिजेस होती हैं, फिर 2-2, 3-3 महीने बाद हमें पता चलता है कि वो उनमें आपस में नहीं बनी और उनकी शादी खत्म हो गई, उन्होंने आपस में वो दे आर सेपरेट। तो ऐसे में लाल किताब क्या कहती है? कोई ऐसा कॉमन ऐसे लोगों के लिए उपाय भी है जिनके घर में रोज़ का झगड़ा है, उस झगड़े पे काबू पाया जा सके, प्यार से रह सके वो लोग? देखिए, सबसे पहले तो शादी होने से पहले कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और कुंडली में सिर्फ गुणों को देखना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर देखा जाता है कि 36 में से 36 गुण मिल गए, 20 मिल गए, 30 में। मैंने अपनी लाइफ में 36 में से 36 गुण कई बार काट दिए, मना कर दिए कि यहाँ शादी नहीं हो सकती। उसका रीज़न बताया तो वो समझ गए। कुंडली के अंदर अगर सिर्फ गुण ही काम करेंगे तो ग्रह कहाँ जाएंगे, कुंडली के 12 घर कहाँ जाएंगे। शादीशुदा जीवन को बेसिक तौर पे चलाता है चौथा, 7वां, 12वां घर। अच्छा। चौथा खाना है अपने पारिवारिक सुख का, बिगड़ेगा तो घर में क्लेश हो जाएंगे। अच्छा। 7वां घर सबसे जरूरी इस मामले में, क्योंकि वो गृहस्थी का खाना है, पति का है, पत्नी का है, डेली इनकम ऑफ सोर्स का है। अगर वो बिगड़ेगा तो ये चीजें बिगड़ेंगी। 12वां घर मियाँ बीवी के निजी सुखों का है। अच्छा। इसलिए कुंडली के अंदर 4, 7, 12 इन 3 घरों को दोनों की कुंडली में देखना जरूरी है। और उसके बाद अगर फैसला लिया जाए तो शायद क्लेश कभी भी नहीं होंगे। लेकिन जिनकी शादी हो गई है, आप जैसे बोल रहे हैं कि दिक्कतें आ रही हैं, वो क्या करें? सीधी सी बात है कि पहले तो कुंडली दिखाकर जो उपाय बनते हैं वो करें। नहीं तो सबसे बढ़िया चीज, शुक्र को अच्छा कर लीजिए। अच्छा। शुक्र को अच्छा करने के लिए क्या करें? सबसे पहले गाय की सेवा जरूर करें। एक नियम बना लिया जाए कि एक शुक्रवार हमने गाय को चारा डालना है, गाय की सेवा करनी है। दूसरे शुक्रवार पति पत्नी मिलके लक्ष्मी मंदिर जाएं। अच्छा। वहां पर जाकर मिश्री और सफेद बर्फी का प्रसाद चढ़ाएं। और उसके बाद कभी कभी पानी के अंदर क्रीम, चंदन का लेप और इत्र मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। अच्छा। अगर ऐसे ये वाले उपाय जो शुक्र से संबंधित हैं पति पत्नी करेंगे तो पक्की बात है कि इसके अंदर कभी भी नुकसान नहीं होगा। एक चीज मैंने और देखी है, आजकल बेडरूम के अंदर अटैच बाथरूम है। हाँ। ये चीज भी कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करती है। अच्छा। क्योंकि बाथरूम देखो, पहले जमाने में घर से बाहर कोने में होता था। हाँ, बिल्कुल। अगर आप बाथरूम को अटैच कर रहे हो तो राहु को शुक्र के साथ जोड़ रहे हो, दिक्कत कर रहा है। अब बेडरूम के अंदर नीले पर्दे, नीली बेडशीट, नीले पेंट नहीं होने चाहिए, वो भी राहु का टच है। तो इन चीजों का परहेज रखें तो कोई दिक्कत नहीं। जो उपाय बताए हैं ये बेहद कारगर साबित होंगे। अब लाल किताब के अकॉर्डिंग जिनके घर में बच्चे नहीं हैं या जिनको किसी वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं, होते हैं, उनका मिसकैरेज हो गया, किसी को कंसीव ही नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनके घर में बच्चे नहीं हैं। तो लाल किताब क्या कहती है? पहले तो अपना राशिफल, जैसे कि आपने बताया, कि वो बनवाएं ताकि पता चले कि उनको दिक्कत किस ग्रह की वजह से है। एग्जैक्ट, सबसे पहले तो वहीं से ही पता चलेगा। बट कोई कॉमन उपाय? हाँ, कोई देखो, इसके लिए क्या है कि एक बात को समझना जरूरी है, बृहस्पति विस्तार करते हैं। अच्छा। विस्तार का मतलब किसी भी चीज को बढ़ाना। अब हम यहाँ पर बच्चे की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वंश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो बृहस्पति विस्तार करने वाले ग्रह हैं जो किसी चीज को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए संतान के मामले में सबसे जरूरी है बृहस्पति को देखना। अब कुंडली का 5वां खाना जिसे संतान का खाना कहा जाता है, वहां के मालिक भी बृहस्पति हैं, सूरज भी हैं, लेकिन बृहस्पति भी वहां के हैं। लेकिन बृहस्पति को अच्छा किया जाए उसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले तो ये देखा जाए क्या हमारी कुंडली में बृहस्पति का पितृ ऋण तो नहीं है। बृहस्पति का पितृ ऋण भी लाल किताब पितृ ऋण के बारे में भी बात करती है। अगर बृहस्पति का पितृ ऋण यानी कि खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में जो बृहस्पति के खाने हैं उनमें शत्रु बैठे हैं तो पितृ ऋण है, अड़चन हो सकती है। जो लोग पीपल कटवा देंगे, अच्छा। जो लोग अपना धर्म बदल देंगे, जो लोग ब्राह्मण को परेशान करेंगे, जो लोग मंदिर तोड़वा देंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि उनके बृहस्पति का दोष लगता है, जिसका कारण ये हो सकता है। तो खास तौर पर वैसे तो कुंडली के मुताबिक देखना जरूरी है, लेकिन यदि आप अपने कुल पुरोहित को पूजते हो, आप पीपल की सेवा करते हो, केसर का सेवन करते हो, केसर का तिलक लगाते हो, तो संतान होने की संभावना बढ़ जाती है।
अच्छा, तो ये एक कॉमन उपाय है बिल्कुल, सबके बृहस्पति लिए। को ठीक करना जरूरी है, बृहस्पति। बाकी कुंडली के मुताबिक भी देखना जरूरी है। जैसे कि कई लोग होते हैं, उनको लगता है कि उनकी घर वालों को ऐसे लगता है उनका बिहेव जैसे चेंज हो गया, कुछ अलग सी चीज़ें दिखनी, कईयों को लगता है कि उनके ऊपर किसी का साया है, कोई भूत प्रेत का साया है। जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं, जिनको कोई मेंटली डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान चला जाता है कि कहीं किसी ने कुछ कर दिया, कोई टोना टोटका कर दिया। तो लाल किताब इसके विषय में क्या कहती है कि ये चीज़ें होती हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसका एक मैं जवाब देने से पहले एक बात बताता हूँ कि इस संसार में अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो ही उसका नाम है, ठीक है ना। ऐसे कोई नाम नहीं बन गया किसी चीज़ का। अगर कई लोग कहते हैं आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में, कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते तंत्र मंत्र होते हैं, हम नहीं मानते जी ज्योतिष होता है, ऐसे भी लोग भी हैं। लेकिन जिस चीज़ का नाम है वो चीज़ है तो उसका नाम है, ठीक है। अब लाल किताब भी इस चीज़ को मना नहीं करती। लाल किताब के अंदर ग्रहों की स्थिति देखकर पता लग सकता है कि कई बार हो सकता है आपको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़े। अच्छा। अब जैसे कि राहु शनि केतु को पापी ग्रह भी माना गया है। जिनकी कुंडली में राहु नीच हो जाए, केतु नीच हो जाए, शनि नीच हो जाए, राहु पहले घर में बैठा हो और ख़ास तौर पर शनि और केतु इकट्ठे एक ही घर में बैठे हों, शनि और केतु की युति हो, ऐसे लोगों की जीवन में बहुत संभावना होती है कि ये लोग प्रेत बाधा से पीड़ित हो सकते हैं, ऊपरी बाधा इनको ऊपर असर कर सकती है। ऐसे लोग किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी के दायरे में जल्दी आ जाते हैं। तो जिनकी पत्रिका में ऐसे योग बैठे हैं, ये लोग कभी भी जीवन में किसी चौराहे के बिल्कुल सेंटर में से ना निकले, कभी भी ना निकले। अच्छा। क्योंकि चौराहों पर कई कुछ होता है, आप जानते हो। हाँ। कभी भी इन लोगों को सूल रखना चाहिए। कभी किसी चौराहे के सेंटर से ना निकले, कभी किसी पेड़ के नीचे सोए ना, कभी किसी पेड़ के नीचे जाके बेवजह बैठे ना, उजाड़ जैसी जगहों पर ना जाएं, नहर दरिया के किनारे पर मत जाएं। और ख़ास तौर पर जैसे पब्लिक वॉशरूम बने होते हैं जहाँ पर हम बहुत वॉशरूम यूज़ करते हैं, मान लो कोई भी वहाँ गया, किसी के वॉशरूम किया हुआ, हम वहीं पानी गिराए बिना बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोग बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। इसलिए ये चीज़ें होती हैं। जिन भी लोगों को ऐसी दिक्कत हो, हालांकि कुंडली के मुताबिक उसका उपाय होना भी ज़रूरी है, लेकिन एक आसान उपाय, अगर किसी को भी डर लग रहा है, कोई नेगेटिविटी उसको घेर रही है, किसी चीज़ का आभास हो रहा है, आटे के अंदर गुड़ की चाशनी मिलाकर उसके गुलगुले से बनाए, जो बनते हैं शादी ब्याह में बनाए जाते हैं, वो बना करके जाके शनिवार के दिन भैरव बाबा जी के आगे वो चढ़ा दिए जाएं। पीड़ित व्यक्ति या स्त्री जो है उसका हाथ लगवाकर भैरव जी के आगे रख दिए जाएं और सरसों के तेल का 4 मुखा दीपक, जो चौमुखा दीपक होता है, उसके हाथों अगर जलवा दिया जाए तो शीघ्र आराम मिलता है। जी। अब हम बात करते हैं जिन लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, या फिर हम बोलते हैं कि जो लोग थोड़ा मानसिक परेशानी से ग्रस्त हैं और उनको नहीं पता चलता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या जिनको बड़ी जल्दी नर्वसनेस होने लग जाती है। कई बार क्या होता है कि गुस्सा आ गया किसी से और फिर वो खुद ही स्ट्रेस ले लेते हैं और दिमाग में वही बातें घूमती रहती। ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है? क्योंकि आज के बदलते दौर में मेरे को लगता है ये 80% लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं। देखिए, आज के ज़माने में ना भाग दौड़ बहुत लग गई है। बिल्कुल। हम जानते हैं स्ट्रेस, बच्चों की पढ़ाई बहुत टफ हो चुकी है, कंपटीशन बिजनेस में बहुत हो चुका है, नौकरी के अंदर कितना कंपटीशन है। अगर 10 नौकरी निकली है तो 1000 बंदा खड़ा है, तो स्ट्रेस होना लाजमी है। हम लोगों ने अपने खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं, हर बंदे को एसी चाहिए, हर बंदे को गाड़ी चाहिए, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस हमने लिया है। लेकिन ये होता उन लोगों को खासकर है जिनकी पत्रिका में बुध खराब हो या राहु खराब हो। अच्छा। बुध हमारा ब्रेन है, दिमाग है। जब भी बुध खराब होगा, कहीं ना कहीं ये हर अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस करवा देगा। अच्छा। जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में आ जाएंगे। जिनका बुध खराब होगा, अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर सेटिस्फाई नहीं हो पाते, उसमें कमी बनी रहती है। एक उपाय ऐसा जो आज सबके लिए काम करेगा, चाहे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे उनके काम बन नहीं रहे हैं, और चाहे वो किसी भी तरह से डिप्रेशन में हैं। अच्छा। वो लोग अपनी ज़िंदगी में, हर बंदा, मैं हर इंसान के लिए ये चीज़ कह रहा हूँ कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर लेडीज़ की इज्जत करना दिल से शुरू कर दे, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। एक लेडी अपने पूरे जीवन काल में 3 ग्रहों का रूप बनती है। जब वो अनमैरिड है, लड़की है, तो वो बुध है। जब उसकी शादी हो गई तो वो शुक्र बन गई, क्योंकि स्त्री को हम शुक्र कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जब वो वृद्ध अवस्था में आ गई, बुजुर्ग हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, वो चंद्रमा बन गई।
अब बुध बिजनेस है, बुध हर तरह की अपॉर्चुनिटी है, शुक्र पैसा है और चंद्रमा सुखों का ग्रह है। हर इंसान सुख की तलाश में है, पैसे की तलाश में है, अच्छे व्यापार, अच्छी नौकरी की तलाश में है। अगर हर इंसान अपने जीवन में हर छोटी लड़की, हर स्त्री और अपने से बड़ी जो माँ समान है, सबका दिल से आदर करे, उनके काम आए, उनकी सहायता करे या कोई उनके खिलाफ कुछ गलत ना करे, बोले, हाँ। तो ये 3 ग्रह अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और यदि डिप्रेशन है तो आप हरी मूंग, साबुत दाल, जौ ये पक्षियों को खिला सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कोशिश की जाए कि पक्षियों को दाना कभी अपनी छत पे ना डाला जाए। अच्छा। छत पे दाना डालने से छत को हम 12वें घर से जोड़ते हैं और पक्षी बुध हैं। जितने ज़्यादा पक्षी छत पर बैठे रहेंगे उतना बुध 12वें घर का नीच का फल देगा, नुकसान कर सकता है। तो ये लोग जो स्ट्रेस में हैं उनके लिए यही चीज़ है। और गंगा स्नान जरूर किया करें। अच्छा, चंद्रमा पॉजिटिव करेगा। अच्छा, ये जैसे कि अभी आपने बोला कि पक्षियों को अपनी छतों के ऊपर दाना नहीं डालें, लेकिन आजकल छतों का ट्रेंड तो मेरे को लगता है बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि मोस्टली लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं। तो उनके रूम्स के बाहर जो बैल्कनीज होती हैं तो वो उनकी छत के अंदर काउंट नहीं हुई ना, तो बैल्कनी, तो बैल्कनी में रख सकते हैं वो चीज़। देखो, मैं बात वही बता रहा हूँ ना कि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम अपनी छत पे डालेंगे, हाँ, मतलब अपने सिर के ऊपर नहीं होना चाहिए। बालकनी हमारे लेवल पे आ गई। लेकिन कोशिश करें, आजकल जहाँ भी अपार्टमेंट बन रहे हैं, बाहर पार्क बने हुए हैं, कोई ना कोई चौक चौराहा है जहाँ पक्षी आते हैं। देखो, किस्मत बनानी है, कोई दाल खिचड़ी नहीं कि 2 मिनट में बन जाए। अगर हमें थोड़ा सा एफर्ट करके एक पर्टिकुलर जगह पे जाके करके आएंगे, श्रद्धा से करके आएंगे, तो हमारा उसमें वो अच्छा कर्म भी काउंट होगा, हम बेवजह हर नुकसान से बचेंगे भी। यू मीन टू से कि जो हमने पक्षियों को दाना डालना है वो आपकी सिर के ऊपर नहीं होना चाहिए। छत पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि छत पे पक्षी बैठे रहेंगे और जितना छत पे बैठेंगे, छत 12वां घर है, बुध 12वें घर का रिजल्ट दे सकता है। अच्छा मोहित जी, एक और चीज जी, जैसे कि बड़े सारे लोगों का मानना है कि अच्छे कर्म करो, ठीक है, किसी का दिल ना दुखाओ, कोई चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, निंदा चुगली नहीं करो, लेकिन दान पुण्य करो। अगर वो नॉन वेज खाते हैं, अगर वो अल्कोहलिक हैं, अगर वो शराब पीते हैं, तो उनको लगता है कि मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा, किसी के गला नहीं काट रहा, किसी से पाप की कमाई नहीं ले रहा, कोई झूठ चोरी चकारी नहीं करता, तो अगर मैं अपने जीवन में शराब पीता हूँ या फिर अपने जीवन में मांसाहार का सेवन करता हूँ, नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। तो लाल किताब इस विषय में क्या कहती है कि जो लोग अल्कोहलिक है, जो लोग मांस अंडा खाते हैं, तो उनका जीवन कैसे होगा, मतलब वो उनके लिए नुकसानदेह है? बिल्कुल, लाल किताब के अंदर इसकी सख्त मनाही है। मुझे आप एक बात बताएं, किसी को तकलीफ देके अपने सुख की नींव रखी जाएगी? बिल्कुल, लोग समझते दान कर लो, पुण्य कर लो, किसी का फायदा कर लो, लेकिन जो नॉनवेज खाया जा रहा है क्या उसमें जीव हत्या नहीं हुई है? बिल्कुल है। एक चीज को सबको हमेशा याद रखना चाहिए कि कुदरत का कानून सब पे लागू है, कोई माने ना माने। कोई ये कहे कि मैं अच्छे कर्म भी नहीं कर रहा, मैं तो खा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई कहे मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मैं चलो ये भी खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छे कर्म भी तो कर रहा हूँ। लेकिन भुगतान हर चीज़ का देना पड़ेगा। कर्म का विधान बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। अच्छा कर्म भी कई गुना होके वापस आएगा, बुरा कर्म भी कई गुना होके वापस आएगा। शराब, मांस, अंडे का सेवन इंसान को बहुत नीचले स्तर तक गिरा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बनी ही नहीं हैं। जो लोग शराब पिएंगे, अब शराब की बात, ये कई लोग कहते हैं जी ये मेडिसिन ही है, हम तो लेते हैं थोड़ी सी। अगर मेरे को एक बात बताइए, ये मेडिसिन है तो केमिस्ट की शॉप पे क्यों नहीं मिल रही? अगर ये मेडिसिन है तो केमिस्ट शॉप पे भी होनी चाहिए ना। जो चीज़ आपके लीवर को हार्म कर रही है, हार्मफुल है उसके लिए, जो चीज़ आपकी बुद्धि की सोच को अपनी पकड़ में ले लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बंदे की पूरा दिमाग सतर्क है, शराब पीने के बाद उसका अपने दिमाग से कंट्रोल ही उसने छीन लिया, तो